Hello, friends. I hope you guys are doing well. And here I have come up with another video of current affairs. We have already discussed the current affairs of 1st of July, and today we will discuss current affairs of 2nd July. We will discuss all the important news along with the static GK because, as I have already told you guys नीड टू कवर स्टैटिक जीके along with the न्यूज़। अगर आप रिलेट करके पढ़ोगे तो आप इजीली लर्न कर पाओगे चीज़ों को। पूरा का पूरा स्टैटिक जीके अलग से पढ़ने बैठोगे, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू। सो we will discuss all the important news and static GK along with that. So let's start this session now. Okay, so what is the first news? First news is about IMF's Artificial Intelligence Readiness Index, in which India ranks 72nd. सो आईएमएफ का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। यानी कि एज वी ऑल नो, एआई हर हर कोई फील्ड में एआई जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है। तो एआई को लेकर कंट्रीज फ्यूचर के लिए कितना प्रिपेयर है, तो वो है ये एक इंडेक्स। उसके लिए एक इंडेक्स है एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जिसमें टॉप 3 कंट्रीज हैं सिंगापुर, डेनमार्क एंड यूएसए, एंड इंडिया रैंक्स 72nd। और जो लास्ट कंट्री है या 174th कंट्री है वो है साउथ सूडान। तो आपको इसमें मेनली इंडिया की रैंक याद रखनी है, बिकॉज अगर एग्जाम्स में पूछा जाएगा तो आपसे इंडिया की रैंक ही पूछी जाएगी। सो रिमेंबर द रैंक ऑफ इंडिया। और एआई को लेकर अभी जो समिट हुई है, हमारी 2 समिट एआई समिट हो चुकी है। एक हुई थी आपकी यूके में, ब्लेचलर डिक्लेरेशन, एंड देन दूसरी हुई थी आपकी साउथ कोरिया में रिगार्डिंग द एआई सेफ्टी। नाउ व्हाट इज दिस आईएमएफ? सो आईएमएफ इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको फाउंड किया गया था 1944 में बाय ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, एंड ये अपना वर्क स्टार्ट करता है और फंक्शनिंग स्टार्ट करता है 1945 में। इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन वाशिंगटन डीसी। और जो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक है, दोनों को एक साथ बनाया गया था, इसलिए इन दोनों को ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है। दोनों को एक साथ क्यों बनाया गया था? आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, कंट्रीज जो कि बहुत ज़्यादा जिनको इकोनॉमिक लॉसेस हुए थे, उनको लोन की ज़रूरत थी। तो लोन प्रोवाइड करने के लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन जो है उनको ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के थ्रू बनाया गया था। दोनों ही 1944 में एक साथ बने थे और दोनों ने 1945 में अपना वर्क स्टार्ट किया। जो आईएमएफ है उसमें 190 मेंबर्स हैं, और इसमें जो लेटेस्ट कंट्री है वो है अंडोरा। सो ये तो अभी चेंज भी हो सकती है, बिकॉज फर्दर अदर मेंबर्स भी इसमें ऐड हो सकते हैं। अभी के लिए जो करंट डेटा है उसके अकॉर्डिंग लेटेस्ट मेंबर आपका एंडोरा है, एंड जो इसमें एमडी हैं, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है आईएमएफ की, वो है क्रिस्टियाना जॉर्जिवा। देन डिप्यूटी एमडी कौन है? डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आपकी गीता गोपीनाथ। शी इज़ एन इंडियन इकोनॉमिस्ट इन आईएमएफ। What is the function of IMF? To provide loan to different nations. नाउ व्हाट इज एसडीआर? सो एसडीआर आर स्पेशल ड्राइंग राइट्स। और ये एसडीआर जो होता है वो एक तरह की करेंसी होती है जो आईएमएफ यूज़ करता है। तो 5 करेंसीज जो है वो एसडीआर में आती हैं, आईएमएफ के स्पेशल ड्राइंग राइट्स का पार्ट है। वो 5 करेंसीज हैं यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, Chinese renminbi and British pound. So remember these 5 currencies because these are the part of SDR. And what is SDR? Special drawing rights. To which institution it is related? It is related to IMF, International Monetary Fund. It is about SDRs or special drawing rights. It is an international type of monetary reserve currency which is created by IMF or International Monetary Fund in the year 1969. तो 1969 में इसको बनाया गया था. That operates as a supplement to the existing money reserves of member countries. Okay. Then it is the ranking of कंट्रीज इन एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जिसमें आपको इंडिया की रैंक याद रखनी है, 72nd है, और फर्स्ट रैंक पर है सिंगापुर। देन नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट आईएनएस शिवालिक। आईएनएस शिवालिक जॉइंस रिम्पेक एक्सरसाइज इन हवाई। नाउ व्हाट इज दिस रिम्पेक एक्सरसाइज? रिम्पेक एक्सरसाइज एक मल्टीनेशनल नावल एक्सरसाइज है, और इसमें एशिया पैसिफिक रीजन के जितनी भी कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये एक्सरसाइज अभी होस्ट कंडक्ट की गई है हवाई रीजन में एट पर्ल हार्बर हिकम port, and 14 nations have participated in this particular exercise.
2024 में इसका थर्ड एडिशन हुआ है और इंडिया से इसमें आईएनएस शिवालिक ने पार्टिसिपेट किया है। आईएनएस शिवालिक को प्रोजेक्ट 17 के अंडर बनाया गया था और मिज़गांव डॉकयार्ड लिमिटेड जो कि मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है उसने इसको बनाया है। आईएनएस शिवालिक जो है वो शिवालिक क्लास से बिलोंग करता है और इसकी खासियत है कि ये 80% इंडिजीनियसली मेड है। ठीक है। सम अदर एक्सरसाइज जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी वो थी आपकी रेड फ्लैग एक्सरसाइज जिसको यूएसए ने होस्ट किया था अलास्का में। और आपका आईएनएस सुनैना रिसेंटली न्यूज़ में था बिकॉज ये अभी शेषेलस गया था। देन आपका जीआरएससी का हेडक्वार्टर आप याद रख सकते हो जो कि कोलकाता में है। अगर नेवल नावल शिप बनाने की बात आती है तो आपका एमडीएल का नाम आता है विच इज़ हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई एंड जीआरएससी का नाम आता है विच इज़ हेडक्वार्टर्ड इन कोलकाता। देन आपकी टू इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो न्यूज़ में थी होपेक्स एंड साइक्लोन एक्सरसाइज जो कि इंडिया और इजिप्ट के बीच हुई थी एंड धर्मगार्जन एंड जिमेक्स एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच हुई थी। आई विल मेक अनदर वीडियो इन विच आई विल डिस्कस ऑल द इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज विच इंडिया कंडक्ट्स विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज और अनदर नेशंस। तो मैं आपको उस पूरी वीडियो में सभी की सभी जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं वो सभी डिस्कस कर दूंगी। Now, let's discuss another news, which is about the European Council's next president. So, Portugal's Antonio Costa has become the European Council's new president. Now, what is European Council? तो यूरोपियन काउंसिल यूरोपियन यूनियन का ही पार्ट है जिसमें 27 कंट्रीज आज के टाइम पर एग्जिस्ट करती हैं आफ्टर द एग्जिट ऑफ ब्रिटेन विच इज़ नोन एज ब्रेग्जिट एंड EU इज़ हेडक्वार्टर्ड इन ब्रुसेल्स। ईयू में आपके दो पार्ट हैं, एक ईयू कमीशन है, एक ईयू काउंसिल है। ईयू कमीशन की हेड उर्सुला वॉन है और जो ईयू काउंसिल है उसमें उसमें आपके अभी जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं वो है एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा का अनादर नेम है गांधी ऑफ लिस्बन एंड ही बिलोंग्स टू पोर्तुगल। उनको प्रवासी भारतीय सम्मान भी अवॉर्ड किया गया था उन प्रवासी भारतीय दिवस विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 9th of January। अब प्रवासी भारतीय दिवस 9th of January को क्यों मनाया जाता है? बिकॉज इन द ईयर 1915 गांधी जी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, तो उसी के लिए प्रवासी भारतीय दिवस हम 9th of January को मनाते हैं विच मेड द ईयू काउंसिल एंड जो पोर्टुगल है उसकी कैपिटल हो जाएगी लिस्बन। तो आपको ट्रीटी ऑफ लिस्बन याद रखनी है जो कि 2007 में साइन हुई थी। यूरोपियन यूनियन में कंट्रीज याद रखनी है, इसका हेडक्वार्टर याद रखना है और जो एंटोनियो कोस्टा है उनका नाम याद रखना है। So he is the president of European Union Council and the Treaty of Lisbon was signed in the year 2007. Then you can see here the location of Portugal in this particular map, and I want to tell you that between Spain and France we have a peninsula which is known as Iberian Peninsula, which lie between these two countries. So it could be a question in your exams, static G के related question, random questions भी पूछे जाते हैं different exams में, so I think this would be helpful for you. Now, next news is about Rabindranath Tagore, who is also known as Gurudev. He has been included in the statues of 24 famous poets by the world of the world by Turkmenistan. तो तुर्कमेनिस्तान जिसकी कैपिटल अशगाबाद है और ये एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, इसके इन्होंने अभी 24 फेमस पोइट्स की जो स्टैचू हैं उसमें रविंद्रनाथ टैगोर के स्टैचू को इंक्लूड किया है। Who is Rabindranath Tagore? Rabindranath Tagore was a Bengali sage. He was a poet, he was a musician, he was an artist, and he was born in the year 1861. The famous book of Rabindranath Tagore is Gitanjali और गीतांजलि को मिला था 1913 में Nobel Prize for Literature. Gitanjali is a collection of poems by the Bengali poet Rabindranath Tagore. सो 1913 में जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे ही बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। देन उनको नाइट दी गई थी 1915 में। शांति निकेतन जो है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ा है और शांति निकेतन रिसेंटली 41st साइट बना है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में ऐड किया गया है। His nickname was Gurudev, we all know. So remember from this news कि तुर्कमेनिस्तान ने रविंद्रनाथ टैगोर के स्टैचू को अभी 24 फेमस पोइट्स के स्टैचू में ऐड ऑन किया है। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल प्राइज मिला था एंड 1913 में जो उन्हें नोबेल प्राइज मिला था ही वॉज द फर्स्ट टू विन दिस प्राइज।
1915 में इनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी, जिसको इन्होंने 1919 में आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेकर उसको रिटर्न कर दिया था। शांति निकेतन याद रखना, बिकॉज इट इज़ द 41st साइट जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड ऑन हुई है। इसके अलावा आपकी दूसरी हुई है आपके होयसाला टेम्पल्स। ओके, तो 2 साइट्स आपकी ऐड हुई हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में। देन हिज निकनेम वाज गुरुदेव। So now let's discuss about the Central Asian countries. In Central Asia, you can see here this is Turkmenistan and it borders Uzbekistan, Iran, and Afghanistan. Here you can see Kazakhstan. Kazakhstan is the biggest landlocked country or landlocked country in the world, and it is a Central Asian country. और जो ये जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, ये सभी रशिया से बाद में जाके जब रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ था आफ्टर द कोल्ड वॉर, तब आपकी जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो बनी थी। देन नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे, जो आप 30th ऑफ जून को मनाते हो। क्यों मनाते हो 30th ऑफ जून को? बिकॉज द ओरिजिन ट्रेस बैक्स टू तुंगुस्का इवेंट ऑफ 1908 विच वॉज अ सिग्निफिकेंट एस्टेरॉयड अकरेंस इन साइबेरियाज क्राई रीजन। तो यहाँ पर तुंगुस्का इवेंट हुआ था 1908 में साइबेरियन रीजन में, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा मैसिव एक्सप्लोजन देखने को मिला था, एंड विच वाज वन ऑफ द रिकॉर्डेड हिस्ट्रीज मोस्ट सब्सटेंशियल एस्टेरॉयड इम्पैक्ट। Asteroids were founded by Stephen Hawking. He was an Apollo 9 astronaut. And another point you need to remember is कि एस्टेरॉयड बेल्ट आपकी मार्स और जुपिटर के बीच में लाई करती है। लार्जेस्ट एस्टेरॉयड आपके सोलर सिस्टम में है सीरस, एंड ये ड्वार्फ प्लैनेट भी कहलाता है। साथ ही साथ ये शेप में स्फेरिकल है, तो ये एस्टेरॉयड बेल्ट के ऊपर ही लाई करता है, एंड इट्स नेम इज सीरस। बेनू एस्टेरॉयड अभी रिसेंटली न्यूज़ में था बिकॉज इट हैज़ बीन रिसेंटली स्टडीड बाय नासा। So remember 30th of June as International Asteroid Day. Some other days जो अभी recently news में है, तो नेशनल डॉक्टर्स डे वी ऑल नो 1 जुलाई को हम मनाते हैं। बी सी रॉय की नेम से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज he was the CM of West Bengal, and the theme of 2024 is healing heart and caring heart. नाउ नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे 1 जुलाई को मनाते हैं, ये आप स्किप कर सकते हो। वर्ल्ड यूएफओ डे आप 2 जुलाई को मनाते हो, एंड मैक्सिमम यूएफओज आपके टेक्सास में हैं, तो आप ये तीनों डेज स्किप कर सकते हो। बट नेशनल डॉक्टर्स डे इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इसकी थीम भी आई है हीलिंग हार्ट एंड केयरिंग हार्ट। देन 1 जुलाई को अनदर इंपॉर्टेंट इवेंट विच वॉज हैपेंड इन द ईयर 2017 वॉज जीएसटी। जीएसटी आपका इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई 2017 को, एंड ये पहली बार इम्प्लीमेंट होता है असम से, और ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, और इसके लिए आर्टिकल है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 279A। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा भी गया है, और आई थिंक 2023 के AIL लेट में भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो जीएसटी को याद रखो अच्छे से कि 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट हुआ, असम से पहली बार हुआ, आर्टिकल 279A इसके लिए आता है। Then another news is about the 3 new laws. We all know that 2023 में इसके लिए बिल जो है वो प्रपोज किया था होम मिनिस्टर ने इन लोकसभा, एंड 1 जुलाई 2024 को all the 3 new laws has been came into force. So first is your IPC, which has been renamed as Bharatiya Nyaya Sanhita. IPC was drafted by Lord Macaulay in the year 1860, and its new name is Bharatiya Nyaya Sanhita. Then another CRPC, Criminal Procedure Code, which defines the procedure or which lays down the procedure for filing the FIR and about the investigation and all. It was drafted in the year 1973, and it has been renamed as Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. Then third is your Indian Evidence Act, which talks about what type of evidences are uh, valid, and it is the discretion of the court to decide the same. और ये आपका ड्राफ्ट हुआ था 1872 में, एंड इट हैज़ बीन रीनेम्ड एज भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये तीनों लॉज और बिल्स के नेम आपको अच्छे से याद रखने हैं, तीनों का ड्राफ्ट हुए थे, ये अच्छे से याद रखना है।
कब ये इन्फोर्स हुए हैं? 1 जुलाई 2024 से ये इन्फोर्स हो रहे हैं। और आपके कुछ इम्पोर्टेंट जो सेक्शंस हैं आईपीसी के जिसमें चेंजेस देखने को मिले हैं, वो सेक्शन 124 है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेडिशन का सेक्शन है, ये हो गया है सेक्शन 152। और आपका मर्डर का सेक्शन 302 जो होता था वो हो गया है 101। और आपका अटेम्प्ट टू मर्डर का 307 से हो गया है 109। सो ये सभी इम्पोर्टेंट सेक्शन में अमेंडमेंट्स हैं जो कि मुझे जो कि आप लोगों को याद रखने चाहिए। आप मतलब सेडिशन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद रखना, और मर्डर अच्छे से याद रखना। देन व्हाट आर द सम इम्पॉर्टेंट चेंजेस? द रिपोर्ट इंसिडेंट्स ऑनलाइन, फाइल एफआईआर एट एनी पुलिस स्टेशन एंड प्रोवाइड विक्टिम्स विद अ फ्री कॉपी ऑफ एफआईआर। सो जो एक न्यू अमेंडमेंट हुआ है वो ये है कि पहले आप जिस भी जुरिस्डिक्शन में क्राइम कमिट हुआ है वहीं पर आप उसकी एफआईआर वहाँ उसी जुरिस्डिक्शन में के पुलिस स्टेशन में आप वहाँ पे एफआईआर फाइल कर सकते हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब चेंजेस हो गए हैं और आप कहीं पर भी एफआईआर फाइल कर सकते हो जो बाद में विद इन आई थिंक 15 days रिक्वायर्ड और द रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन के पास पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, और इसकी जो फ्री कॉपी है वो भी विक्टिम अगर मांगता है तो उसको प्रोवाइड कर दी जाएगी। देन अनदर पॉइंट इज इंडिविजुअल्स अरेस्टेड हैव द राइट टू इन्फॉर्म अ पर्सन ऑफ देयर चॉइस अबाउट देयर सिचुएशन की जैसे आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन आर्टिकल 19 के अंदर आता ही है, उसी तरह इंडिविजुअल जिसको भी अरेस्ट किया गया है उसके पास ये अधिकार है कि वो जिसको चाहता है बताना कि मैं अरेस्ट हो गया हूँ तो वो उसको बता सकता है। दैन इन्वेस्टिगेशंस फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 2 months ऑफ रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन। तो अगर विमेन और चिल्ड्रन के अगेंस्ट कोई भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो उसको विद इन द 2 months कंप्लीट करना होगा। Then forensic experts must visit crime scenes for serious offenses to collect the evidence. तो forensic experts को भेजा जाएगा to collect the evidences। और जो आपके serious matters होते हैं वहाँ पे forensic team को भेजा भी जाता है। Then summons can now be served electronically to expedite the legal procedures and reduce the paperwork. As we all know, सब कुछ जो चीज़ें हैं वो अब इलेक्ट्रिक हो गई हैं, तो एंड बिकॉज ऑफ एआई काफ़ी चीज़ें आसान भी हो गई हैं। तो अब समन्स को जब समन किया जाता है बाय द कोर्ट किसी भी ऑफेंडर को, तो वो इलेक्ट्रॉनिकली किसी को भी अब आप समन कर सकते हैं, कोर्ट समन कर सकते हैं, ताकि जो पेपर वर्क है वो रिड्यूस हो जाए और जल्दी से जल्दी लीगल प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो सके। देन दीज आर सम अदर चेंजेस जो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। डेथ सेंटेंसेस फॉर चाइल्ड रेप, अभी तक डेथ सेंटेंस नहीं था चाइल्ड रेप के लिए बट अब है। 20 years जेल हो सकती है गैंग रेप के लिए। एंड अपडेट ऑन एफआईआर इज मैंडेटरी विद इन द 90 days। विमेन माइनर्स एंड सीनियर्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम गोइंग टू पुलिस स्टेशन। न्यू सेक्शन एंड ऑन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अगर आप करते हो तो उसके लिए एक न्यू सेक्शन आ गया है। 1 year जेल आपको हो सकती है फॉर ब्राइबिंग द वोटर्स ड्यूरिंग द इलेक्शन। There is a law on treason which has been completely repealed. Terrorism has been defined for the first time, जो कि पहले आईपीसी में डिफाइंड नहीं था। Then community service introduced as punishment. Judgments are now required within 45 days of completion. Charges to be framed within 60 days of first hearing. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है एज अ लॉ स्टूडेंट कि जो जजमेंट्स हैं नाउ दे आर रिक्वायर्ड विद इन 45 days ऑफ completion एंड चार्जेस टू बी फ्रेम्ड विद इन 60 days ऑफ फर्स्ट हियरिंग। फर्स्ट हियरिंग के 60 days के अंदर अंदर कोर्ट को चार्जेस फ्रेम करने होंगे, ताकि जो भी विक्टिम है उसको जल्दी से जल्दी जो आपका न्याय है वो मिल सके, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अभी रिसेंट क्रिमिनल कोड के अंडर एक केस भी फाइल हुआ है इन दिल्ली, तो ये एक वन लाइनर है। देन अनदर न्यूज इज अबाउट इंडिया। इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट नेशन टू प्रिपेयर फुल लिस्ट ऑफ फोना। तो अभी रिसेंटली जेडएसआई ने कोलकाता में एक टेक्सोनोमी समिट कंडक्ट की थी फॉर एनिमल्स, जहाँ पे जो इंडिया है उसने अपनी कंट्री में प्रेजेंट जितनी भी फोना स्पीसीज हैं, एनिमल स्पीसीज हैं, उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर की है। और ऐसा करने वाला इंडिया पहला देश बना है। इंडिया में 1 लाख से भी ज़्यादा फोना स्पीसीज जो हैं वो लाई करती हैं, और इंडिया ने उनकी पूरी एक लिस्ट बनाकर तैयार की है। अब ये जेडएसआई क्या है? जेडएसआई इज योर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसको फाउंड किया गया था 1915 में और 1916 से ये अपना वर्क स्टार्ट करता है। इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन कोलकाता और इसकी हेड हैं धृति बनर्जी।
तो ये नेम इंपॉर्टेंट है, धृति बनर्जी। इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। और जो ZSI है वो आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर, एंड रिसेंट जो मिनिस्ट्रीज कैबिनेट बना है उसके अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट दी गई है भूपेंद्र यादव को। देन आपकी कुछ पॉपुलेशन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा, कि जो चीता और टाइगर्स है उसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन आपको मिलेगी MP में। नीलगिरी तार आपको मिलेंगे तमिलनाडु में एंड केरला में, तमिलनाडु का ये स्टेट एनिमल भी है। एशियाटिक लायंस आपको मिलेंगे गुजरात में, पर्टिकुलरली आपके गिर नेशनल पार्क में जो कि गिरनार हिल्स के ऊपर लोकेटेड है। देन आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखने को मिलता है राजस्थान में, गुजरात में। एंड आपके स्नो लेपर्ड मिलते हैं लद्दाख में। स्नो लेपर्ड को अभी नेशनल सिंबल भी अनाउंस किया गया था बाय द किर्गिस्तान in the I think in January 2024. Now, next news is about Indian government bonds join JP Morgan EM bonds index, and this is the first time कि ऐसा हुआ है। अब ये EM bonds index क्या है? EM bonds index is emerging bonds index. You can read it from here. It tracks the total returns for traded external debt instruments in the emerging markets and has assets under management of about $236 billion. तो ऐसे बॉन्ड्स जिनका जो शेयर है और वी कैन से जिनकी जो एसेट्स की वैल्यू है वो मोर देन वो $236 बिलियन है, वो EM बॉन्ड्स इंडेक्स में ऐड किए जाते हैं। एंड आपको जस्ट इतना याद रखना है कि जो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स है वो उसको रिसेंटली JP मॉर्गन EM बॉन्ड्स इंडेक्स में ऐड किया गया है। देन आपका जो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं उसमें किसके बॉन्ड्स को जो है वो कंसिडर किया जाएगा, तो RBI के जितने भी शेयर्स हैं उनको इन सभी बॉन्ड्स के अंडर कंसिडर किया जाएगा। नाउ व्हाट इज RBI? यहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप RBI के बारे में अच्छे से पढ़ लो और जस्ट इतना याद रखो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इसमें ऐड किया गया है, बाकी आपके लिए कुछ भी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। सो RBI वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1935 एंड 1 अप्रैल को इसको बनाया गया था। इसको हिल्टन यंग कमीशन ने बनाया था। इसका हेडक्वार्टर पहले कोलकाता में हुआ करता था जो कि शिफ्ट किया गया मुंबई में इन द ईयर 1937। इसके फर्स्ट गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। इसके फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे CD देशमुख। इसके करंट गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास हैं। इसके डिप्यूटी गवर्नर्स हैं, इसमें 5 डिप्यूटी गवर्नर्स हैं, और 5 डिप्यूटी गवर्नर्स अलॉन्ग विद द गवर्नर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीट में बैठते हैं जो कि 1 साल हर 2 महीने पर होती है। सो इट है MPC मीट आपकी 6 टाइम्स पर ईयर होती है, और यहाँ पर आप डिसाइड किया जाता है आपका रिवर्स रेट, सॉरी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और CRR एंड SLR, ये सभी जो रेट है बैंक रेट एंड ऑल, ये सब आपका MPC डिसाइड करता है। देन आपकी जो नोट्स हैं, करेंसी है, वो भी RBI रिलीज करता है, और जो 1 रुपी कॉइन है वो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री रिलीज करती है। अभी रिसेंटली RBI को बैंकर्स ऑफ द बैंक अवार्ड दिया गया था और रिस्क मैनेजर अवार्ड दिया गया था। सो RBI के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप अच्छे से यहाँ से याद कर लेना। Then Oropouche fever is recently in news. What is this? Oropouche fever एक मस्कीटो बॉर्न डिसीज है। इट इज़ लाइक डेंगू और इसके सिम्टम्स भी कुछ सिमिलर ही होते हैं। ये आपकी ब्लड प्लेटलेट्स को अफेक्ट करता है और रिसेंटली इसके केसेस इटली में देखने को मिले हैं। इसका पहला केस 1955 में त्रिनिदाद में देखने को मिला था। अभी रिसेंटली इसके केसेस इटली में देखने को मिल रहे हैं। ये एक जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ होने का मतलब है कि अगर आप किसी के भी फिजिकल कांटेक्ट में आते हो तो आप ये डिजीज स्प्रेड कर सकती है। एनिमल टू ह्यूमन, ह्यूमन टू ह्यूमन भी स्प्रेड कर सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका है कि इसकी वजह से मैनेंजाइटिस फीवर के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मैनेंजाइटिस की कंडीशन क्या होती है? इसमें बॉडी जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है एंड डैमेज होने लगती है। meninges आर द 3 layers ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू विच सराउंड्स योर ब्रेन। सो मेनिंजाइटिस की डिजीज में आपका ब्रेन जो है वो अफेक्ट होता है। तो मेनिंजाइटिस के केसेस इससे काफ़ी बढ़ गए हैं। देन लेट्स डिस्कस सम फैक्ट्स अबाउट इटली। तो इटली की कैपिटल हो जाएगी रोम। यहाँ पर आपको मिलेगी पो रिवर। पो रिवर को कहते हैं गंगा ऑफ इटली। यहाँ की PM है जॉर्जिया मेलोनी। और रिसेंटली यहाँ पे G7 की समिट भी हुई जिसको मोदी जी ने भी अटेंड किया था। एंड G7 समिट 2024 हेल्ड इन इटली, और ये बॉर्डर करता है एजियन सी को।
तो इटली की कैपिटल याद रखना, पो रिवर यहाँ पे याद रखना जो कि गंगा ऑफ इटली कहलाती है, पीएम का नाम याद रखना और G7 की समिट को याद रखना जो अभी रिसेंटली इटली में हुई है। देन दीज आर द डिजीज विच आर मस्किटो बोर्न। आपका एनसीफेलिटिस होता है, मस्किटो बोर्न डिजीज है। मलेरिया आपकी मस्किटो बोर्न डिजीज है। डेंगू है, चिकनगुनिया है, येलो फीवर है, वेस्ट नाइल वायरस, ये सभी आपकी मस्किटो बोर्न डिजीज होती है। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट आशा भोसले's बायोग्राफी जिसका नाम है स्वर स्वामिनी आशा। तो ये एक बायोग्राफी है आशा भोसले की जिसको मोर देन 90 ऑथर्स ने मिलकर लिखा है और इसको रिसेंटली रिलीज किया गया है बाय आरएसएस चीफ मोहन भगवत। तो ये बस याद रखना कि स्वर स्वामिनी आशा एक बायोग्राफी है आशा भोसले के ऊपर जिसको रिलीज किया है मोहन भागवत जी ने। लता मंगेशकर जी का नाम इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इनको 2001 में भारत रत्न मिला था और बाकी आप आशा भोसले को जितने भी ऑनर्स मिले हैं वो यहाँ पर देख सकते हो। आशा भोसले को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था 2000 में। दादा साहेब फाल्के अवार्ड सिनेमा के फील्ड में दिया जाता है और ये पहली बार देविका रानी जी को मिला था। दैन इनको पद्म विभूषण मिला था 2008 में। इनको बांगा विभूषण मिला था 2018 में और महाराष्ट्र भूषण इनको रिसेंटली मिला था 2021 में। सो रिमेंबर हिज biography name स्वर स्वामिनी आशा who released it मोहन भागवत जी and लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न मिला था। Then next news is about Vishwanathan Anand. He has won his 10th Leon Masters title जो कि चेस से जुड़ा है। तो ये टाइटल भी विश्वनाथन आनंद जी जीत चुके हैं जो कि फाइड के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं एंड ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ही वॉज द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया जो कि 1992 में बने थे और अभी करंटली हम देखें तो ग्रैंड मास्टर्स की स्ट्रेंथ है 85 जिसमें लेटेस्ट गर्ल ग्रैंड मास्टर जो बनी है और फीमेल ग्रैंड मास्टर जो बनी है वो है आपकी वैशाली। तो यहाँ पर हम जो आपका ये सेशन है ये एंड करते हैं और ये थी आपकी अभी तक की 2 जुलाई की जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे अलॉन्ग विद द स्टैटिक जीके एंड सम अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैंने पूरी की पूरी डिस्कस की है। आपको इमेजेस भी प्रोवाइड किए सो दैट यू कैन फिगर इट फिगर आउट द थिंग्स। सो लेट्स end this session here and we will meet in the next video and if you are liking these sessions so please do press the like button and subscribe to my channel for such videos. Thank you so much guys.